दोस्तों, एक 25-26 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम अमित होता है, अपने करोड़ों रुपए की नई कार का पूजा करवाने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचता है। पांचों दोस्त जब अयोध्या के राम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं, तो काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो आज कार की पूजा कराने के बहाने ही हम लोगों का भी भगवान राम का दर्शन हो जाएगा। तभी अमित कहता है अपने एक दोस्त से कि जाओ और किसी अच्छे पंडित जी को बुला करके ले आओ और गाड़ी का पूजा कराया जाए। उसका एक दोस्त पंडित जी को बुलाने के लिए चला जाता है और थोड़े ही देर में एक पंडित जी को बुला करके ले आता है। पंडित जी जैसे ही आते हैं, अमित कहता है पंडित जी, एक करोड़ों रुपए की महंगी कार है और इसका काफी विधि विधान से पूजा पाठ कर दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि जजमान बिल्कुल आप परेशान मत होइए, इस गाड़ी का मैं काफी विधि विधान से पूजा पाठ करूंगा। अमित कहता है कि इस पूजा पाठ में क्या क्या चीजें चाहिए वो बता दीजिए, मैं अभी मंगा देता हूँ। पंडित जी कहते हैं पूजा पाठ में बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ फूल माला और कुछ प्रसाद मंगा दीजिए। अमित अपने एक दोस्त को कहता है कि जाओ फूल माला और प्रसाद लेकर के आ जाओ, और उसका दोस्त चला जाता है फूल माला प्रसाद लेने के लिए। अमित वहीं पर अपनी कार के पास खड़ा रहता है। तभी एक लड़की जो फूल माला बेच रही होती है, उस लड़की की नजर उस कार की तरफ जाती है, तो वो लड़की सोचती है कि कोई बड़ा वीआईपी आदमी है और कार का पूजा करवाना चाहता है, तो इसको फूल माला की जरूरत होगी। तो वो अपना फूल माला उसे बेचने के लिए उस कार के पास जाने लगती है कि उसकी नजर उस अमित के तरफ पड़ती है। जैसे ही वो अमित को देखती है, वहीं पर ठिठक जाती है और पीछे मुड़ करके वापस जाकर के एक दुकान के पीछे छुप जाती है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं थी, वो अमित की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसे 3 साल पहले अमित ने तलाक दे दिया था। वो जा करके और एक दुकान के पीछे छुप जाती है। अमित उसके तरफ देख नहीं पाता है। पंडित जी फिर अमित से कहते हैं कि जजमान आप जाइए, तब तक सरयू नदी में नहा करके और स्नान ध्यान करके आइए, तब तक फूल माला वगैरह सारी चीजों का मैं तैयारी करता हूँ। अमित अपने चारों दोस्तों के साथ सरयू नदी में चला जाता है और जा करके सारे दोस्त अपना कपड़ा खोल करके और सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और काफी खुशी पूर्वक नहाने लगते हैं। सरयू नदी में नहाने का काफी इंजॉय ले रहे होते हैं। दोस्तों, जून जुलाई का महीना होता है, सरयू नदी अपने उफान पर होती है, पानी बिल्कुल भरा हुआ था और तेज लहरें चल रही थी। वहां पर सरयू नदी के किनारे पर बैठे लोग इन चारों पांचों दोस्तों को कहते हैं कि ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि लहरें काफी तेज है, नजदीक ही नहा लो। लेकिन ये पांचों दोस्त काफी इंजॉयमेंट के मूड में थे, और जो किनारे की जो पानी थी वो काफी मटमैला टाइप का था, गंदा था। ये पांचों दोस्त धीरे धीरे अंदर को जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहां आता है और कहता है कि अंदर नहीं जाना, अंदर लहर तेज है और डूब जाओगे, इसलिए किनारे पर आ जाओ। जैसे ही पुलिस वाला बोलता है, अमित के चारों दोस्त किनारे आ जाते हैं, लेकिन अमित उसकी बातों को अनसुना कर देता है और वो अंदर ही अंदर जा रहा होता है। वहां दूर दुकान के से छुप करके, और जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सुनैना, सुनैना उसको देख रही थी और सुनैना उसको देख करके घबराती जा रही थी कि ये अंदर क्यों जा रहा है, काफी परेशान हो रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा वहां पर आता है और सुनैना उसको कहती है कि बेटा जाओ दौड़ करके और वो आदमी जो अंदर जा रहा है उसको बताओ कि लहर बहुत तेज है और अंदर जाओगे तो तुम्हारा पैर इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगा और तुम लहर में समा जाओगे। वो लड़का जाता है और अमित को चिल्ला करके कहता है भैया अंदर मत जाइए, लहर बहुत तेज है, आप बह जाओगे। लेकिन अमित उस लड़के के बात के ऊपर ध्यान नहीं देता है। सुनैना उधर दूर से उसको देख रही होती है, क्योंकि 3 सालों से ये दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। सुनैना के दिलो दिमाग में उसको देखने की जो लालसा थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो उसे देखने के लिए वहां पर खड़ी थी और जो देख रही थी उससे काफी बेचैन हो रही थी, क्योंकि वो अब अमित और भी अंदर जा रहा होता है। सुनैना से जब बर्दाश्त नहीं होता है तो भाग करके और किनारे आकर के बैठती है और कई लोगों से कहती है कि उस आदमी को बताओ कि अंदर न जाए। काफी सारे जो लोग होते हैं उस अमित को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अंदर लहर में मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन अमित किसी की बातों का ध्यान नहीं दे रहा था।
तभी अचानक एक ऐसी लहर आती है जिससे उसका पैर डिसबैलेंस हो जाता है और वहां पर अमित डूबने लग जाता है। जैसे ही सुनैना ये देखती है, सुनैना से बर्दाश्त नहीं होता है और वो भाग करके जिस हालत में होती है उसी हालत में नदी में कूद जाती है। और सुनैना को कूदता हुआ देख करके, और जब सुनैना कूद रही होती तो चिल्ला रही होती है कि बचाओ बचाओ। अगल बगल के लोग, जो पुलिस वाले थे, बाकी लोग जो किनारे पर बैठे हुए थे, सब जब देखते हैं कि ये औरत कूद करके और बचाओ बचाओ कह रही है, सबका जब नजर जाता है तो देखते हैं कि दूर एक व्यक्ति डूब रहा होता है। सारे दो तीन लोग जब कूद करके और नदी में जाते हैं, और सबसे पहले सुनैना तैर करके वहां तक पहुंचती है और उसका हाथ पकड़ करके खींचना शुरू कर देती है। उसके पीछे पीछे और भी कुछ लोग आ जाते हैं और सभी मिल करके उस व्यक्ति को खींच करके किनारे लेकर के आते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुनैना अमित को किनारे खींच करके ले आती है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अमित को ले आकर के किनारे लेटाया जाता है। थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर चला गया था और उसकी हालत खराब हो रही थी। उसको लेटाया जाता है, उसके पेट पर दबाया जाता है, छाती पर दबाया जाता है। तो जो पानी उसके अंदर गया होता है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और दूर बैठी सुनैना परेशान हो रही थी, लगातार रोए जा रही थी। सुनैना को रोता हुआ देख करके वहां जो लोग थे, जो अमित के चारों दोस्त थे, वो भी उसे बार बार देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये औरत, ये लड़की क्यों देख करके रो रही है, इसको क्यों इतना परेशान हो रही है। दोस्तों, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो सुनैना है वो अमित की ही तलाकशुदा पत्नी है। सुनैना कंटिन्यूअस रोए जा रही थी। वहां जो पुलिस वाले थे उनसे कह रही थी कि किसी डॉक्टर साहब को बुलाइए जल्दी से और इनको ट्रीटमेंट कराइए। तुरंत इमीडिएट वहां पर घाट पर ही एक डॉक्टर थे, उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं तो उसकी पानी वगैरह निकालते हैं और कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी 2-4 मिनट में ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। और वैसा ही होता है। 4-5 मिनट के बाद अमित जो है उठ करके बैठ जाता है। जैसे ही उठ करके बैठता है और उसके चारों पांचों दोस्त होते हैं, कहते हैं, यार तुम कितना बड़ा पागलपन करते हो। सब लोग तुम्हें मना कर रहे थे कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, लेकिन तुम लगातार अंदर ही अंदर जा रहे थे। अगर वो लड़की नहीं होती तो तुम आज जिंदा नहीं बचे होते। अमित जब अपने दोस्तों की बातें सुनता है तो कहता है कि कौन लड़की। तो एक दोस्त कहता है, वो देखो बगल में तुम्हारे किनारे पर एक लड़की बैठी हुई है, लगातार तब से ही रोए जा रही है। अमित जब उस तरफ देखता है तो देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़की कोई और नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी सुनैना थी। जब उसको देखता है, और सुनैना भी जब उसको देखती है कि ये होश में आ गया है, सुनैना भाग करके आती है, उससे गले से लिपट जाती है और कहती है कि आप कैसे इंसान हो, आपको थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि नहीं, आपको कितने लोग मना कर रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे। मैंने एक लड़के को भी आपके पास भेजा था कि आप अंदर मत जाओ, लेकिन आप अंदर ही अंदर जा रहे थे। आपको क्या अपने जिंदगी का मोह नहीं है? आप अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? आप अपने, जैसे ही अपने बोलती है, उसकी जुबान वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वो अपने के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में बोलना चाहती थी, लेकिन पत्नी तो वही थी, बच्चे तो थे नहीं। इसलिए जैसे ही अपने बोलती है, उसके बाद वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अमित जब उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, और उसे देखने के बाद अमित की आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। जैसे ही लोग कहते हैं कि ये लड़की अगर नहीं होती तो आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती थी, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। क्योंकि वहां पर घाट में पर बैठे हुए किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो लगातार शुरू से लेकर के अमित की तरफ ही देख रही थी, उसी का ध्यान अमित की तरफ था। और जैसे ही देखती है कि अमित का पैर डिसबैलेंस हुआ और कूद करके वही बचाती है। जब उसके चारों दोस्त कहते हैं कि अगर ये लड़की नहीं होती तो आज तुम जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाते। जब अमित सुनैना की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और सुनैना कंटिन्यूअस उसे देख करके अभी भी रो ही रही थी। अमित सुनैना के चेहरे की तरफ देखता है, उसकी हुलिया की तरफ देखता है, एक पुरानी सी साड़ी पहन करके और सुनैना बैठी हुई थी, लेकिन उसकी चेहरे की जो रौनक थी आज भी वैसे ही लग रही थी। वो अपनी पत्नी को देख करके और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि देखो, ये सुनैना आज मुझे इस मौत की मुंह से बचा करके ले आई है। दोस्तों, तभी वहां चारों जो उसके दोस्त होते हैं अमित से कहते हैं, यार
ये लड़की काफी परेशान है, तब से रो रही है, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस लड़की का तुमसे क्या रिश्ता है, क्यों इतना परेशान हो रही है। तभी अमित कहता है, यार ये लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है, यही तो है तुम्हारी भाभी, और यही तो है सुनैना, जिसे मैं दिलो जान से प्यार करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन घर वालों ने आज हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दिया। दोस्तों, जैसे ही वो चारों दोस्त जब सुनते हैं कि ये सुनैना इसकी पत्नी है, तुरंत उसके पास आते हैं, कहते हैं, अरे ये हमारी भाभी है, इतनी सुंदर भाभी, और तुम भाभी से दूरी बना करके रखे हो। अरे कैसे इंसान हो यार तुम, इतनी सुंदर भाभी के साथ कौन दूरी बनाता है। हमारी भाभी देखो, इतने पुराने कपड़े में भी इतनी सुंदर दिख रही है। दोस्तों, चारों दोस्त अपनी भाभी के पास बैठते हैं और बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जो सुनैना होती है वो कुछ भी नहीं बातें कर पा रही थी। वो बार बार सिर्फ और सिर्फ अमित को ही देखे जा रही थी और अमित के बारे में ही सोचे जा रही थी। अमित वहां से खड़ा होता है और दोस्तों से कहता है कि चलो, सुनैना को भी कहता है कि चलो मेरे साथ। सुनैना को लेकर के और घाट से दुकान के पास आता है, जो वहीं घाट से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा होटल होता है। वहां पर लोग आते हैं और वहां पर बैठते हैं और चाय पानी पीते हैं। चाय पानी पीने के बाद अमित कहता है कि चलो तुम भी नहा लो, साथ में नहाते हैं नदी में। सुनैना कहती है कि पागल जैसे बात करते हो। जैसे ही वो कहती है कि पागल जैसे बात करते हो, अमित हंसने लग जाता है, कहता है तुम्हारी यही बातें तो बिल्कुल दिल में लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं तुम पगली जैसे बातें करती हो। ऐसी ही बातों से तो दिल में प्यार उमड़ जाता है। दोस्तों, वो खुश होने लगता है, क्योंकि हमेशा जो उसकी बात करने का जो सुनैना का लहजा था, वो हमेशा उसको सुन करके अमित खुश होता रहता था। काफी पसंद था सुनैना के बात करने का लहजा अमित को। उसके बाद वो कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं बिना नहाए बैठी हूँ यहाँ। मैं सुबह आती हूँ जैसे ही यहाँ पर फूल माला बेचने के लिए, तो मैं सुबह आकर के सरयू नदी में स्नान करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद फिर फूल माला बेचती हूँ, क्योंकि ये फूल माला लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं और मैं बिना नहाए नहीं बेच सकती, तो सुबह ही आकर के मैं नहा लेती हूँ। बातें होती रहती हैं। वो लोग बैठ करके उसी होटल में चाय पानी पीते हैं और चाय पानी पीने के बाद फिर अमित अपनी पत्नी सुनैना से कहता है, सुनैना क्या हुआ, तुम इस कंडीशन में क्यों हो। ये पतली सी, ये पुरानी सी साड़ी पहन करके और तुम यहाँ पर फूल माला बेच रही हो, इतना कैसे तुम्हारी हालत खराब हो गई। उसके बाद जो दोस्तों सुनैना जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत ही दुखद कहानी है और बहुत ही रोमांटिक कहानी है दोस्तों। इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये हिंदुस्तानी पत्नियां ऐसी ही होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सबसे विनती है, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बात उस समय की है जब सुनैना और अमित की शादी होती है। अमित के जो पिताजी थे काफी अमीर आदमी थे, कई सारी दुकानें उनके पास थी, कई सारी प्रॉपर्टियां थी। लेकिन जो सुनैना के पिताजी थे वो काफी गरीब थे, मुंबई में ऑटो रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जब बेटी जवान होने लगी और पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी, तो जगह जगह लड़का देखना शुरू कर दिए और इसी सिलसिले में अमित के घर पर पहुंचते हैं। अमित के घर पहुंचते हैं तो उसके पिताजी से बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति उन्हें बताया था कि एक लड़का है, काफी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करता है और उसके पिताजी का काफी अच्छा खासा कारोबार है। जब उस घर पे पहुंचते हैं, उसके पिताजी से बातचीत करते हैं, तो पिताजी कहते हैं कि हाँ, मैं शादी तो करूंगा अपने लड़के का, और उससे पहले आप अपनी लड़की का फोटो दिखाइए। वो अपनी सुनैना का फोटो जब दिखाते हैं तो उसके पिताजी को काफी पसंद आती है लड़की, क्योंकि सुनैना थी ही इतनी खूबसूरत। वहीं पर अमित भी बैठा था और अमित की माँ भी बैठी थी। माँ भी जब उस फोटो को देखती है तो उसे भी लड़की काफी पसंद आती है, और जब अमित देखता है तो अमित तो देखने के बाद बिल्कुल लट्टू हो जाता है और कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। दोस्तों, तभी जो अमित के पिताजी हैं वो सुनैना के पिताजी से कहते हैं कि आप क्या करते हैं। तब सुनैना के पिताजी कहते हैं कि मैं मुंबई में ऑटो चलाता हूँ। जैसे ही ये बात बोलते हैं, अमित के पिताजी बिल्कुल
भड़क उठते हैं और कहते हैं कि आपका लेवल और हमारे लेवल में बहुत अंतर है और ये शादी कैसे हो सकती है, हम करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं और आप ऑटो चला रहे हो, आपके घर हमारा रिश्ता नहीं होगा, आप चले जाइए। लेकिन जैसे उसके पिताजी कहते हैं चले जाइए, अमित खड़ा हो जाता है, कहता है पिताजी आपकी ये सोच कैसी है, ये नए जमाने की सोच नहीं है, आपको बहू चाहिए और बहू इतनी सुंदर है, सुशील है, देखने में इतनी अच्छी है, तो आप गरीब और अमीर देखने की क्या जरूरत है, क्या गरीब की बेटी की शादी नहीं हो सकती है? अगर बहू में कोई कमी है तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये गरीबी देख करके आप शादी को तोड़ना, ये तो कहीं की अच्छाई नहीं है। तभी उसके पिताजी कहते हैं बेटा हर चीज देखा जाता है, अपना लेवल भी देखा जाता है, कल के दिन मैं बारात लेकर के इनके यहाँ जाऊंगा और हमारे जो बाराती हैं वो बोलेंगे कि कहाँ भिखारी के यहाँ शादी कर दिए, तो मेरी इज्जत कहाँ रह जाएगी। तो अमित कहता है कि इज्जत छोड़िए और लोगों की बातें छोड़िए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की से शादी करना है। और अगर आपके दिलो दिमाग में होगा कि किसी अमीर आदमी से, मेरी अमीर व्यक्ति के बेटी के साथ शादी करके और काफी दान दहेज लेना, तो इस चीज को आप भूल जाइए, क्योंकि मुझे 1 रुपए भी मैं अपने शादी में दहेज नहीं चाहिए। जैसे ही वो अमित की बातें उसके पिताजी सुनते हैं तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं अमित के ऊपर और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे ये शादी पसंद नहीं है। तभी अमित अपनी माँ को समझाता है, माँ ये देखो लड़की इतनी सुंदर है और हम लोगों को लड़की से मतलब रखना चाहिए, न कि दान दहेज और गरीबी अमीरी से। आखिर में ये इसके पिताजी तो हमारे यहाँ रहने नहीं आएंगे, हमारे यहाँ तो लड़की ही आएगी और लड़की इतनी सुंदर है तो हमें और क्या चाहिए। उसकी माँ भी कहती है हाँ बेटा ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है लड़की तो ठीक है, शादी कर लिया जाएगा। और शादी का दिन तय कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस घर के लोग, उसके पिताजी, उसकी माँ और एक उसकी भाभी भी होती है अमित की, जो ये चाहती थी कि अमित की शादी उसके बहन के साथ हो, इसलिए वो शादी के पक्ष में नहीं थी और शादी को तोड़ने में लगी हुई थी। लेकिन अमित का कहना था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी से करूंगा। आखिर में उसके घर वालों को अमित के सामने हथियार डालना ही पड़ता है और उसकी शादी तय हो जाती है और तय समय पर काफी अच्छे से धूमधाम से शादी होने लग जाती है। लेकिन वहां भी बारात जब जाती है तो वहां भी कुछ उपद्रवियों ने काफी उपद्रव किया, घरातियों और बारातियों में काफी मारपीट, लाठी डंडे तक चले, जिसकी वजह से अमित के पिताजी काफी नाराज हो गए और वो बारात को बिना शादी किए हुए ही वापस लेकर के आने लगे। लेकिन तभी वहां पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कहते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है, आपको जो भी मारपीट हुआ जो भी है, पहले एक बार लड़के लड़की का किसी भी तरीके से शादी हो जाए। और काफी प्रेशर डालने के बाद किसी भी तरह से शादी हो जाती है अमित की और सुनैना की। और उसके बाद पूरी बाराती बिना कुछ खाए पिए ही अपनी बारात लेकर के और वापस आ जाते हैं। सिर्फ वहां पर अमित और सुनैना रह जाते हैं, बाकी उसके पिताजी, उसके सारे बाराती वापस आ जाते हैं। अमित कहता है कि मैं जाऊंगा तो इस लड़की को लेकर के ही जाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और वो रुक जाता है। दूसरे दिन सुबह जब उस लड़की की विदाई होती है, फिर अमित अपनी पत्नी को लेकर के अकेले आता है। उसके पिताजी और पूरी बारात वापस आ गई होती है। दोस्तों अपनी पत्नी को लेकर के आता है, जब घर पहुंचता है तो घर में काफी मातम होता है। उसके घर वाले काफी नाराज होते हैं, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी भाभी से लेकर के सब उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं कि तुझे अपनी माँ बाप की इज्जत की कोई चिंता नहीं है, तुझे सिर्फ लड़की चाहिए और तुम लड़की के लिए इतनी मारपीट हो गई, लाठी डंडे चल गए, तुम्हारे पिताजी की इतनी बेइज्जती हुई, उसके बावजूद भी तुम इस लड़की के पीछे वहां पर रुके रहे। सारे लोग ताना मारते हैं। उस लड़की को कोई नहीं पूछता है, उस लड़की को घर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता है। लेकिन अमित अपनी पत्नी को लेकर के और घर में काफी अच्छे से जाता है, घर में बैठाता है, अपने सुहाग कक्ष में बैठाता है और कहता है इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देना, इन लोगों की सोच पुरानी है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो में है, इसलिए मैं हूं तुम्हारे साथ, किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं लेना, जीवन भर में तुम्हारा साथ दूंगा और कुछ भी नहीं तुम्हें होने दूंगा, तुम तकलीफ नहीं करना। लेकिन सुनैना काफी रोती रहती है। रात की शादी के टाइम से लेकर के अभी तक का जो बातें सुन सुन करके उसके दिलो दिमाग में काफी टेंशन हो रहा था कि आगे मेरी वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, क्या होगा, यही सोच रही होती है। लेकिन अमित उसे काफी ढांढस बढ़ाता है, उसे काफी प्यार से पुचकारता है और तुरंत एक आदमी को भेज करके उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मंगाता है।
और उसे पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैना को कोई भी चीज ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद रात होता है, रात को दोनों पति पत्नी अपने सुहाग कक्ष में जाते हैं। नौकर से खाने पीने की सारी चीजें मंगा ली जाती है। घर परिवार के न उसकी पिता आते हैं, न उसकी माँ आती है, न उसके भाभी आते हैं, सब लोग अपना अलग रहते हैं। लेकिन अमित कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे ये लोग कुछ भी करें। और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है। काफी हंसी खुशी से दोनों पति पत्नी रहने लग जाते हैं। सुनैना होती है अपने सास ससुर का हर काम करने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि इनका दिल जीत लूं, किसी भी तरीके से इनको मना लूं। और धीरे धीरे सास ससुर मानना भी शुरू हो जाते हैं। परिवार में जो है माहौल थोड़ा सा अच्छा होने लग जाता है। अब अमित अपनी एक मेडिकल स्टोर जो थी, काफी अच्छी बड़ी दुकान थी, उसको संभालने लग जाता है। पैसे रुपए की और कोई कमी नहीं होती है। लेकिन एक दिन फिर सुनैना के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि कई महीने हो गए और अब बेटी का थोड़ा विदाई करा दीजिए, उसका भी दिल नहीं लग रहा होगा। उसकी माँ भी सोच रही है कि थोड़ा बेटी को ले आइए, उसका उसको देखना चाहती है। और यही इन लोगों को मौका चाहिए था कि किसी भी तरीके से एक बार ये गांव चली जाए अपने, और उसकी विदाई कर दी जाती है। अमित जब शाम को आता है तो कहता है कि क्या मतलब है, अभी तो एक महीना ही हुआ था, आप लोगों ने क्यों विदाई कर दिया? कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। उसके पिताजी कहते हैं कि हर चीज तुमसे पूछ पूछ करके नहीं होगा, ये बड़े लोगों का काम होता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए हमने विदाई कर दिया। उसके पिताजी आए थे और वो लेकर के चले गए। अमित काफी सोचता है और उसके बाद चुपचाप बैठ जाता है और अपनी पत्नी को फोन लगा करके बात करता है। कहता है, यार तुम तो कम से कम एक बार बता दी होती कि मैं विदाई कराने के लिए हमारे पिताजी आए हैं और मैं जा रही हूँ। तो सुनैना कहती है, इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं आप? आ जाऊंगी थोड़े दिनों में ना, मुझे पता है कि आपको काफी परेशानी हो रही होगी। वो हंसती है, मुस्कुराती है और अमित भी फिर मुस्कुरा करके और चुप हो जाता है। लेकिन 15 दिन बीत जाता है, 20 दिन बीत जाता है, महीने दिन बीत जाता है और अमित अपने पिताजी से कहता है कि अब इतने दिन हो गए, कितने दिन तक सुनैना वहां रहेगी, क्यों नहीं विदाई करवा रहे हैं आप? तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब सुनैना की विदाई नहीं होगी, अब वो सुनैना इस घर में कभी भी नहीं आएगी। अमित जैसे ही ये बात अपने पिता की सुनता है, वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपने पत्नी को इतना प्यार करता था, वो उसके बिना रह ही नहीं सकता था। वो कहता है, क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं विदाई होगी? तो उसके पिताजी कहते हैं, अगर तुझे विदाई कराना है तो तू चले जा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि सारी जमीन जायदाद से लेकर के हर चीज से बेदखल कर दूंगा तुझे। इस घर परिवार का फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगा। हमारी जो बेइज्जती हुई है, वो बेइज्जती में मेरे अभी भी सीने को छलनी कर रही है। हम लोग जिस तरह से बारात को लेकर के आए थे, वो सब चीजें मेरे दिलो दिमाग में है। और तुम क्या सोचे कि किसी गरीब को अपने घर में लेकर के आ जाओगे तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हम भिखारियों के लिए अपना इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा किया है हमने। तुम्हारी शादी मैंने तय कर दिया है और एक अमीर घर की लड़की है, या जो तुम्हारी जो भाभी है उसकी बहन के साथ शादी होगा। अमित की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और अमित सोचने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। इसके बारे में तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें मेरे जीवन में हो जाएगी। अमित वहीं पर तुरंत धम से नीचे गिर जाता है, बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ करके सोचने लग जाता है कि मेरे पिताजी, मेरी माँ मेरे साथ कौन सा छल कर रहे हैं, और मेरी पत्नी जिसको मैंने शादी करके लाया था, जिसके साथ सातों जन्म रिश्ते निभाने के लिए कस्में खाकर लाया था, उसको ये लोग छोड़ रहे हैं, जबकि उस बेचारी की कोई भी गलती नहीं। दोस्तों, वो चुपचाप बैठ करके सोचता रहता है, परेशान होता रहता है और इधर ये लोग उसकी दूसरी शादी की तैयारी करने शुरू हो जाते हैं। जब उसे पता चलता है ये लोग दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहता है कि इतना ध्यान रख लीजिए, बेशक आप लोग मेरी पत्नी को नहीं ले आएंगे और आपने ये जमीन जायदाद का जो लालच दे करके और मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया है। मुझे इस जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं भी देख रहा हूं कि कितने दिनों तक आप लोग मेरी पत्नी को नहीं लाते हैं और कितने दिनों तक मेरी पत्नी से मुझे दूर रखते हैं। और अगर आपके दिलो दिमाग में होगा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो ये आजीवन नहीं करूंगा। जिस दिन दूसरी शादी की बात आएगी उस दिन अपनी जान दे दूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों,
उतना कह करके वो चला जाता है और धीरे धीरे अपने बिजनेस में बिजी हो जाता है। अब अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताने लग जाता है, मैक्सिमम टाइम अपने घर से बाहर रहता है, अपने माता पिता से कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मतलब की बातें, उसके अलावा अपना समय दोस्तों से के बीच में बिताने लग जाता है। अब तो दोस्तों के साथ वो ड्रिंक वगैरह भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। उधर उसकी पत्नी सुनैना उसका इंतजार कर रही होती है कि अब ससुराल से कोई मैसेज आएगा, अब कोई लेने के लिए आएगा, अब कोई विदाई के लिए कहेगा। लेकिन कोई भी मैसेज जब पूरे 1 साल तक नहीं जाता है, तो वो एक दिन अपनी अमित को फोन करती है और कहती है कि क्या है ये, किसी ने न मुझे लेने की बात कही, न विदाई करवाने की बात कही, और आपने भी कहीं नहीं किया। अमित वहां रोने लग जाता है और कहता है कि शायद तुम्हारे और हमारे जीवन में अब साथ में रहना नहीं लिखा है, और शायद हम दोनों अब नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे घर परिवार वाले हैं। इसलिए अब तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। दोस्तों, जब ये उसकी पत्नी सुनती है तो दहाड़े मार मार करके रोने लग जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। अमित भी रोने लग जाता है और कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे घर वाले चाहते हैं। आखिर उन्होंने मुझे पैदा किया है, वो मेरे माँ बाप हैं, तो उनके प्रति भी कुछ मेरा बनता है, और उनकी बातों को इस तरीके से मैं बिल्कुल काट भी नहीं सकता हूँ, और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैं तो ऐसे मझधार में हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बस और सिर्फ जीवन भर अब मैं तुम्हें याद ही कर सकता हूँ, और अच्छा यही होगा कि तुम कोई दूसरी शादी कर लो। फिर उसके बाद वो रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि अगर आप जीवन भर ऐसे काट लेंगे तो मैं भी आपके बिना जीवन भर काट लूंगी, आपकी यादों में मैं भी अपना जीवन काट लूंगी, लेकिन मैं भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। और गुस्से में वो फोन रख देती है, और तब से लेकर के तकरीबन 2-3 साल बीत जाता है और दोनों मिल नहीं पाते हैं। इधर अमित की शादी की तैयारियां होने लग जाती है। कभी भाभी कोशिश करती है कि अमित की शादी कर लिया जाए उसकी बहन से, कभी उसके पिताजी अपने दोस्त की बेटी से शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हर बार अमित कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा। और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर 3 साल हो जाता है और उसके बाद उस दिन नई कार खरीदा होता है। करोड़ों रुपए की नई कार खरीदता है, क्योंकि उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। और वो जब नई कार खरीदता है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ उस कार का पूजा करवाने के लिए जब जाता है, तो वहां पर उसकी पत्नी मिलती है। दोस्तों, और इधर जो सुनैना होती है, सुनैना जब वहां से अपने गांव आ जाती है, और जब उसे पता चलता है कि मेरे ससुराल वालों ने छोड़ दिया है मुझे, अब मेरी जिंदगी बिल्कुल मझधार में है। और जब उसके सुनैना के पिताजी को पता चलता है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया, तो थोड़े ही दिनों के बाद उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके पिताजी की मौत हो जाती है। अब घर की जिम्मेदारी अब सुनैना के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी पहले से ही बीमार रहती थी, बिस्तर पे रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे भाई थे, एक 14-15 साल का भाई था और एक 11-12 साल का। अब अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस सुनैना के ऊपर आ जाती है। अब सुनैना जगह जगह धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है। तभी उसको एक दिन पता चलता है कि अयोध्या का राम मंदिर जो बन रहा है, वहां पर काफी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। वहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और वहां पर फूल माला की काफी बिक्री होती है। फिर वो जा करके जो मेन मार्केट होता है, जो थोक वाला मार्केट होता है, वहां से डेली फूल माला खरीदना शुरू करती है, और वहां पर जा करके फूल खरीद करके उसका माला बना करके और कुछ ऐसे फूल लेकर जा करके और अयोध्या में बेचा करती थी, जिससे उससे काफी अच्छा आमदनी होने लगता था, और उसके बाद उनका परिवार का भरण पोषण चल रहा था। ये ऐसे ही चल रहा था, और उस दिन फिर उसी फूल माला को बेचने के लिए जब सुनैना वहां पर खड़ी होती है, वो जो घूम घूम करके लोगों को एक कागज के प्लेट में माला और फूल रख करके लोगों को बोल बोल करके कि बेचती थी। वहां पर जब गाड़ी वाले आते थे, गाड़ी का पूजा पाठ करवाते थे, तो वहां पर अपना फूल माला बेचती थी, काफी अच्छा इनकम हो जाता था। और जब एक नई इतनी महंगी कार को वो देखती है कि कार आ गई है और उसका फूल माला की वहां पर जरूरत है, पूजा पाठ है, और भाग करके जब आती है, तभी अपने पति को देख करके वहीं पर उसके पैर ठिठक जाते हैं, और वो सोचने लग जाती है
कि ये मेरा पति यहाँ पर कैसे आ गया। दोस्तों, जब दोनों एक कहानी दोनों आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं तो दोनों के आंखों में आंसू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं और तुरंत अमित दौड़ करके और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। जैसे ही अपनी पत्नी को गले लगाता है वो भी उससे उसके सीने से चिपक जाती है और दोनों लगातार रोते रहते हैं। काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे हुए और रोते रहते हैं। वहां पर जो दोस्त थे वहां पर घाट पर काफी सारे लोग थे। सारे लोग इस गमगीन माहौल को देख रहे थे और वहां पर देखने वाले सारे लोग दुखी हो रहे थे। ये सारी कहानी वहां पर खड़े वो चारों दोस्त भी सुन रहे थे और इन दोनों की कहानी सुन करके उन दोस्तों के आंखों से भी आंसू आने लगता है और वो कहते हैं कि कैसे माता पिता हैं जो अपने बेटे और अपनी बहू की खुशी के लिए और कुछ भी नहीं कर पाए और अपना ईगो में अपने बेटे की और अपने बहू की खुशी को तार तार कर दिया इन्होंने। दोस्तों, वो चारों दोस्त कहते हैं भाभी आप चिंता मत करिए, अब हमारी जिम्मेदारी है और हम देखते हैं कि कैसे आपके सास ससुर आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अमित था, सीधा था और इसने अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाह रहा था, इसलिए आपसे इतने दिनों तक दूर रहा। लेकिन आज भी हमको पता है कि आपसे दिलो जान से प्यार करता है। ये जब रातों को सोता है तो आपको याद करके सोता था, जब उठता था तो हम लोगों को पता है कि आपको याद करके उठता था, लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप का इज्जत रखने के लिए आपसे दूरी बना के रखा था। लेकिन अब ये दूरी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। काफी सारी बातें होने लगती है वहां पर जब दोनों आपस में मिल जाते हैं। घाट पर काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब सबको पता चलता है कि ये तलाकशुदा पति पत्नी है और इस पति को डूबते हुए इसकी पत्नी ने बचाया है। आज 3 साल इतना दूर रहने के बाद भी इसके दिलो दिमाग में अपने पति के प्रति इतना प्रेम है कि उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा करके नदी में कूद गई, इतनी लहरों में पहुंच गई। जब लोगों को ये बातें पता चलता है सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सारी लोगों की आंखें गमगीन होती है और जब दोनों मिलते हैं और दोनों के चेहरे से मुस्कान जब आती है तो वहां पर खड़े लोग सारे लोग तालियां बजाने शुरू कर देते हैं। वहां से फिर पति पत्नी दोनों और जो उसकी पत्नी सुनैना थी, उसका भाई जो 14 साल का था वो भी उसी के साथ वहां पर फूल माला बेचा करता था। उसका भाई भी वहां पर आता है, वो भी सब सारी चीजें देखता है। फिर सबको अपनी गाड़ी में बैठाता है अमित और अपनी गाड़ी को लेकर के सीधे सुनैना के घर जाता है। सुनैना के घर जाते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं। जैसे उसके पिता तो थे नहीं, उसकी माँ से मिलते हैं। माँ उसकी बिस्तर पर थी। जैसे ही मिलते हैं उसकी माँ बिस्तर से उठ करके और अपने दामाद को देख करके खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा दामाद इतने सालों के बाद कैसे यहाँ पर आ गया। और उस घर में जो खुशी का माहौल दौड़ जाता है। सुनैना को कहता है अमित कि सुनैना अब बहुत हो गया और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने लोगों का, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे साथ चलो। सुनैना कहती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी माँ को इस हालत में और अपने 2 छोटे भाइयों को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। अब आप जाइए, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मुझे अपने माँ का और अपने भाइयों का देखभाल करने दीजिए। तभी उसमें से जो चारों दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी है, आपके भाइयों को और आपकी माँ की देखभाल हम लोग करेंगे, आपके भाइयों को बिजनेस कराएंगे, नौकरी दिलाएंगे, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाभी, अब तो आपको अमित के साथ रहना ही पड़ेगा। इतना सुनने के बाद जो सुनैना होती है, सुनैना की आंखें नम हो जाती है और उसकी माँ भी चाहती थी कि इसकी जो बेटी है मेरी, इसकी विदाई हो और ये खुशी पूर्वक अपना रहे। उसकी माँ भी कहती है ऐसा थोड़े है, अब तेरे भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब ये घर परिवार संभाल लेंगे। अब तेरा भाई 15-16 साल का होने वाला है, 14 साल का होने वाला है, अब तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, हम लोग संभाल लेंगे बेटी, तुम अपना घर परिवार संभाल। तभी सुनैना कहती है माँ क्या बात कर रही हो, मैं कैसे छोड़ के तुम लोग को जा सकती हूँ। तभी अमित कहता है कि चिंता मत करो, सब लोगों को मैं संभालूंगा। और अपने दोस्त से कहता है दोस्त 25,000 रुपये निकाल करके अभी माँ के हाथ में दो और कहो कि तब तक से ये 2-4-10 दिनों की अपना घर का खर्चा वर्चा चलाएं और उसके बाद मैं 2-4-10 दिनों के बाद इन लोगों का सब कुछ बंदोबस्त करूंगा। तब तक उससे पहले मुझे तो अब सुनैना को देखना है।
और सुनैना की वहां पर अपनी माँ से कह करके विदाई करवा करके और घर लेकर के आता है। जब घर लेकर के आता है तो उसके जो पिता और माँ होते हैं काफी गुस्सा हो जाते हैं। कैसे ऐसा हो गया कि ये कहाँ से लेकर के आ गया, मैले कुचैले कपड़े में इसको लेकर के यहाँ पर पहुंच गया, पुराने धुराने कपड़े में कैसे आ गई। वो लोग काफी तिलमिला जाते हैं। तभी वो चारों दोस्त होते हैं और वो आगे आते हैं और कहते हैं, देखिए अमित आपका बेटा है, आपके सामने कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन हम लोग आपके बेटे के समान हैं, हम लोग बोल सकते हैं। एक ऐसी लक्ष्मी जैसे बहू को आप लोगों ने त्याग करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या कमी था जो इस बहू को छोड़ा था आप लोगों ने? क्या इससे कोई सुंदर बहू आपको इस दुनिया में मिलेगी? या इसके आचरण में कोई कमी है, या इसके व्यवहार में कोई कमी है, या आप लोगों को इज्जत नहीं देती, या आप लोगों का सेवा नहीं करती? क्या कमी था इसके अंदर? दोस्तों उसके जो माँ और पिता होते हैं उनकी आवाज नहीं निकलती है और कहते हैं कि देखो, आप अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो भलाई इसी में है कि इसकी पत्नी को संभाल लो और दोनों को मिला दो, नहीं तो आपका बेटा आज गलत रास्ते पर निकल चुका है, अब ये नशा करने लगा है, अपने पत्नी को हमेशा याद करता है, ये हम लोगों को पता है, हम लोग के सामने रोता रहता है, और आप लोग अपने ईगो में अपने बेटे की जिंदगी, अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भलाई इसमें यही है कि आज सुधर जाइए आप लोग और अपनी सोच बदल करके अपने बेटे और बहू को संभाल लीजिए और इनको दोनों को मिला दीजिए। जब चारों दोस्त इस तरह से जोर दे करके और उस माता पिता को समझाते हैं तो उनके भी दिलो दिमाग में ये बातें समझ में आ जाती है। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और माँ को रोता देख करके वहां पर जो उसके पिता होते हैं उनके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, और दोनों आगे बढ़ करके और अपने बहू को गले लगा लेते हैं, अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत भूल हो गई है, बहुत गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं होगा। और उसके बाद फिर पत्नी और पति पत्नी और माता पिता सारे लोग मिल जाते हैं। उनकी भाभी भी आ जाती है। भाभी भी जब देखती है वो भी कहती है कि मुझसे भी, मैं भी लालच के बस अपनी बहन की शादी करवाने के चक्कर में मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप का भागीदार हूं मैं, आप लोग अगर माफ करना चाहो तो माफ कर दो। तभी अमित कहता है, भाभी गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, हम लोग को इस चीज का कोई दुख नहीं है। सुनैना भी कहती है, भाभी हम लोग तो दोनों बहनों बहन के समान हैं, हम दोनों को तो जीवन भर एक साथ रहना है, इसमें हम लोग अगर अपने दिलो दिमाग में छोटी छोटी बातें लेकर के बैठेंगे तो कैसे होगा। वहां पर जो लोग चारों दोस्त होते हैं कहते हैं, देख रहे हैं आप अपनी बहू की सोच, और ऐसे हीरा को आप लोगों ने अपने से दूर करके रखा था। इतनी आप लोगों की गलती के बाद भी इसके जबान से नहीं निकल रही है कि आप लोगों ने गलती किया है। दोस्तों सारा परिवार मिल जाता है, खुशी पूर्वक दोनों पति पत्नी जीवन यापन करने लग जाते हैं, और अगले 1 साल के बाद इन दोनों पति पत्नी के एक संतान की प्राप्ति होती है। जो दादा दादी परिवार काफी खुश हो जाता है, शहर में मिठाइयां बंटवाई जाती है, काफी खुशी का माहौल होता है और आगे की जिंदगी काफी अच्छे तरीके से गुजर रही है। दोस्तों ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, इससे काफी लोगों को कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा लेने को मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।